हेलो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले क्लास 6 विज्ञान सब्जेक्ट का अध्याय नंबर 1 भोजन के घटक। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले जो हम प्रतिदिन जो भोजन करते हैं उसके मुख्य पोषक तत्व या उनसे प्राप्त होने वाले पोषक तत्व कौन कौन से हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, आहारी रेशे, जल, और इनकी हमारे शरीर को क्यों आवश्यकता होती है और ये हम भोजन के कौन से स्रोत से हमें मिलते हैं, इसके बारे में एक एक करने पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, पिछली कक्षाओं में हमने क्या उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा मानचित्र में अंकित किया था। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल, बैंगन का भरता हो सकता है तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में उपमा, मछली तथा सब्जियां हो सकती है। क्रियाकलाप 1, आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है और दूसरे खाद्य पदार्थ में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इनमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 1.1 में दिए गए हैं। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन चाहिए तथा इन सारणी को पूरा कीजिए। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हमें से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकें। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के विवरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। देखो, क्रियाबल 1.1 विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या पौधों से प्राप्त या जंतुओं से मिलते हैं। इन कच्ची सामग्री के सहघटक क्या है? इन कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। इम्पोर्टेंट है क्या है? जो कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं, इन घटकों को हम क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। आगे देखो, हमारे भोजन के मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज है। तो हमारे शरीर जो हमारे भोजन के मुख्य पोषक कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज है। और इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षान तथा जल भी शामिल है जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। और इसके अलावा हमारे शरीर को किसकी आवश्यकता होती है? जल और रुक्षान, आहारी रेशों की। अब देखो, क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी भोजन उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षणों को करके परीक्षणों को सारणी 1.1 में लिखें। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको क्या आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिंग सोडा, विलीनों का आवश्यकता होती है और आपको कुछ परख नलियों और ड्रॉपर की आवश्यकता होगी। तो देखो, मंड या कार्बोहाइड्रेट या वसा, इसके अलावा जो प्रोटीन है, इसका पता लगाने के लिए हमें कौन कौन से विलयन की आवश्यकता होगी? एक तो आयोडीन की, एक कॉपर सल्फेट और एक कास्टिंग सोडा विलयन की, और इसके साथ साथ हमें कुछ परख नली और ड्रॉपर की आवश्यकता होगी। अब देखो, इन परीक्षणों को पके हुए भोजन अथवा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों को सारणी 1 में दर्शाए तरीके से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपको अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार करा सकते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थ की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड और शर्करा के रूप में पाए जाते हैं। तो हमारे जो मुख्य भोजन में पाए जाने वाले जो कार्बोहाइड्रेट है वो किसमें? मंड या शर्करा के रूप में उपलब्ध है। अब देखो, इसके लिए क्या करना होगा हमें? आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल में आधी भरी परख नली में कुछ बूंदे टीचर आयोडीन की मिला दीजिए। कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है और 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिंग सोडा घोलने से हमें अभीष्ट कास्टिंग सोडा विलयन मिल जाएगा। यदि
किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो उसका आरक्षण आसानी से कर सकते हैं। देखो क्रियाकलाप 2 क्या करना है, मंड जो कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है उसका परीक्षण करना है। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए, क्या यह नीला काला हो गया है। यह नीला या काला मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। जब देखो कार्बोहाइड्रेट मंड का परीक्षण करेंगे तो अगर विलयन का रंग कैसा होगा, नीला या काला हो जाए, तो इसका मतलब क्या उसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। तो इसमें जब ये विलयन डाला गया तो इसका रंग नीला काला हो गया, तो इसका मतलब ये क्या है, मंड उपस्थित है। अब देखो इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किसमें मंड है। अपने प्रेक्षणों को सारणी 1.1 में दर्शाइए। अब देखो प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थों की थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ परखनली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह मिलाइए। अब ड्रॉपर की सहायता से परखनली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिंग सोडे का विलयन डालिए। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परखनली को रख दीजिए। आपने क्या देखा, क्या परखनली का पदार्थ, देखो कास्टिंग सोडा और कॉपर सल्फेट। आयोडीन के परीक्षण के लिए इसकी आवश्यकता होती है, इसके साथ साथ परखनली और ड्रॉपर की। अब देखो बैंगनी रंग का हो गया है। यदि परखनली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया है तो इसका मतलब है बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में किसकी, प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। तो देखो जो बैंगनी रंग है वो क्या कार्य करता है, प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है, और जो नीला और काला रंग किसकी, कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को दर्शाता है। अब देखो अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। अब देखो वसा के परीक्षण के लिए क्या है, खाद्य पदार्थों की अल्प मात्रा लीजिए और इसे एक कागज़ के टुकड़े पर लपेट कर कूटिए और ध्यान दीजिए कि कागज़ फट ना जाए। और अब कागज़ को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। कागज़ को किसी प्रकाश के सामने लाएं और क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाले धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज़ को सूखा दीजिए ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज़ पर तेल का कोई धब्बा न हो रही तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। यदि परीक्षण दर्शाता है कि वसा, प्रोटीन और मंड उन सभी खाद्य पदार्थ में उपस्थित हैं जिनका आपने परीक्षण किया है। क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आप कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो? हमने 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था और विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषकों में भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है? 1.2 विभिन्न पोषकों हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? देखो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमें शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो देखो जो कार्बोहाइड्रेट है मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, वसा भी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा में अधिक मात्रा में ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखो वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन युक्त भोजन को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जो वसा और जो कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन है उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्जा देने वाला भोजन। अब देखो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है? तो देखो मुख्य कुछ कार्बोहाइड्रेट की जैसे शकरकंदी हो गया, आलू है, गन्ना है, पपीता है, तरबूज है, आम है, मक्का है, बाजरा हो गया, इसके अलावा चावल है और गेहूँ, ये सभी क्या है? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। अब देखो वसा के मुख्य स्रोत 2 प्रकार के, एक पादप से और जंतु से। पादप से कौन कौन से? देखो मूंगफली हो गया, तिल हो गया, गिरी बादाम है, जैसे सोयाबीन तेल है, नारियल तेल है, सरसों का तेल है और सूरजमुखी। अब देखो जंतु स्रोत जिसे हमें वसा मिलती है, देखो मांस है, मछली है, घी है, दूध है, क्रीम है, अंडे है और मक्खन। इसी प्रकार देखो कुछ प्रोटीन के स्रोत है जिसमें पहले पादप और दूसरे जंतु। देखो पादप कौन कौन से? देखो मटर हो गया, सोयाबीन है, राजमा है, तुअर है, मूंग है और चना है। अब देखो जंतु स्रोत कौन कौन से? जैसे मांस हो गया, मछली हो गया, पनीर हो गया, दूध और अंडे, ये सभी क्या है? मुख्य रूप से प्रोटीन के स्रोत है। अब देखो प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट हो गया जो प्रोटीन युक्त भोजन प्राय क्या कहलाता है? शरीर वर्धक भोजन कहलाता है, क्योंकि इससे हमारा शरीर स्वस्थ और उससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है। अब देखो विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं।
विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के नाम से जाना जाता है। और विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी हमारे रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। और विटामिन डी जो हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। और विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र कौन से इसमें दर्शाए गए। अब देखो विटामिन ए के स्रोत कहाँ कहाँ से मिलता है। देखो दूध हो गया, मछली का तेल हो गया, इसके अलावा आम हो गया, गाजर है और पपीता। विटामिन बी यकृत है, गन्ना है और चावल। विटामिन सी जितने भी खट्टे पदार्थ है जैसे फल है, सब्जियाँ, आलू, चावल, आंवला, नींबू, मिर्च, अमरूद, संतरा और टमाटर। और विटामिन डी के अंडे, मछली, मांस, यकृत और दूध। अब देखो आयोडीन के स्रोत। आयोडीन के स्रोत कौन कौन से। एक तो अदरक हो गया, पालक, अदरक और मछली, इसके अलावा नमक। अब देखो फास्फोरस के कौन कौन से। दूध हो गया, केला, मिर्च, गेहूँ और चावल। फास्फोरस के बाद लोहे का। लोहे में पालक, सेव, अमरूद, मांस। कैल्शियम के देखो दूध और अंडे। ये सभी क्या है, खनिज के स्रोत। अब देखो हमारे शरीर को खनिज लवण की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है और शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों से कुछ स्रोत को दर्शाया गया है। देखो अधिकांश खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक होते हैं और आप भी सारणी 1.2 में परीक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्चे सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों से अधिक होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं। हमारे भोजन में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्य पदार्थ, दाल, आलू, ताज़े फल और सब्जियां हैं। और रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देता है। और रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। तो देखो रुक्षांश के कौन कौन से मुख्य रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्य है, दाल, आलू है और ताज़े फल और सब्जियाँ। ये सभी क्या है, सभी रुक्षांश के उदाहरण हैं। अब देखो जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उनमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे भोजन को जल उपलब्ध कराते हैं। क्रियाकलाप 3 में देखो टमाटर अथवा नींबू जैसे कोई फल लें और इनमें छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले हो जाते हैं? जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काट कर छीला या मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उसके निरीक्षण करें और यह ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती। हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी तरह से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। संतुलित आहार क्या है? सामान्यतः पूरे दिन में जो हम कुछ भी खाते हैं उसे आहार कहते हैं और हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व न तो आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम, और हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। देखो संतुलित आहार क्या है? कोई भी ऐसा पोषक तत्व न उपलब्ध अधिक हो और न ही देखो सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए जिससे हमारे शरीर की भोजन की आवश्यकता हो। कोई भी पोषक तत्व न ही कम हो और न ही अधिक हो, और हमारे भोजन आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। और इस प्रकार के जो आहार को हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार, जिसमें सभी पोषक तत्वों की मात्रा समान मात्रा में हो और इसके साथ जल और रुक्षांश हो, ऐसा भोजन संतुलित आहार कहलाता है। अब देखो आगे, क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोच सकते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शरीर क्रिया पर निर्भर करता है?
1 सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिश्री रोटी, थेपला, अनाज व दालें से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़ और उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इससे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि पोषक तत्व नष्ट ना हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाए। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। अब देखो, हम सभी प्रकार की पकाने से पहले भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है तो और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? बुजुर्गों ने सोचा कि हम समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। यह कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। वसा ऐसा नहीं होता। अंततः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी और पेड़े आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोच सकते हैं कि वह ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाने हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है और हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। 1.4 अभावजन्य रोग। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके इस भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियाँ उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे कि वर्दी का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारी और पेचिश आदि। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसे वर्दी पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसी व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा। वह इतना दुबला हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से भी रोग अथवा विकृतियाँ हो सकती हैं। इसमें से कुछ सारणी में दर्शाई गई हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। अब देखो, विटामिन और खनिज लवणों के अभाव से होने वाले कुछ रोग या विकार। देखो, विटामिन खनिज अभावजन्य होने वाले रोग और इसके लक्षण। देखो, विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? क्षीण दृष्टिहीनता, कमज़ोर दृष्टि, अंधेरी रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। देखो, विटामिन B1 बेरी दुबले पेशियों और काम करने की ऊर्जा में कमी। विटामिन सी स्कर्वी, मसूड़ों से खून निकलना, घाव बनने में अधिक समय का लगना। विटामिन डी रिकेट्स, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम, अस्थियाँ और दंशय कमज़ोर और अस्थियाँ दंशय। आयोडीन, केंगा या गाइटर, गर्दन की ग्रंथियाँ फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता। लोहा, अरक्तता या कमजोरी। अब देखो, सुदृढ़ीकृत फोर्टिफाइड संपूर्ण पोषक स्वस्थ जीवन, इसका जो है ये होलोग्राम चिन्ह है। ये क्या है? यह FSSAI मानकों के अनुसार दृढ़ीकृत खाद्य पदार्थों का लोगो है और खाद्य पदार्थों को दृढ़ीकरण से अभिप्राय है कि मुख्य भोजन जैसे चावल है, गेहूँ है, तेल है, दूध और नमक में प्रमुख विटामिनों और खनिजों को मिलाकर उनके पोषक तत्वों को
उत्तम बनाता है। अब देखो सारांश इस पाठ से हमने क्या सीखा। देखो हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज है और इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे और जल भी होता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षा के लिए आवश्यक होती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायक करते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त वृक्षांश और उचित मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। हमारे आहार में लंबे अवधि तक एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। इसके साथ हमारा जो फर्स्ट स्टेप था भोजन के घटक वो पूरा हो गया। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।